जब भी बैठे बिठाए कोई काम ना हो तो उसमें कैसे नफरत का छौंक लगाना है, यह आपको बीजेपी की आदत बनती दिखाई देगी। आरजेडी से लेकर आरएलडी तक सब इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं ऐसा कानून वापस होना चाहिए। भगवान ना करे अगर एक्सीडेंट हो जाए और डॉक्टर वहां पर मुसलमान हो तो इलाज कराइएगा कि नहीं कराइएगा? खून अगर मुसलमान से लेना पड़े एक ही व्यक्ति हो तो लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा या मर जाइएगा? ये हिंदुओं का भी बहिष्कार करते हैं, ये किसी के सगे नहीं है, ये सिर्फ अपनी गंदी राजनीति की रोटियां सेकने का काम करते हैं। ऐसे नफरती चिंटुओं से बचना चाहिए। जब भी बैठे बिठाए कोई काम ना हो तो उसमें कैसे नफरत का छौंक लगाना है, यह आपको बीजेपी की आदत बनती दिखाई देगी। कांवड़िया यात्रा करने जा रहे थे, क्या करते? जल लाते, अर्पित करते, शिव भक्त हैं। ये ना हिंदू धर्म को समझते हैं ना शिव जी की विराटता को समझते हैं। इन्होंने कहा तख्ती लगा दो, तख्ती पर बबलू लिखा रहेगा तो क्या करिएगा? खरीदिएगा कि नहीं खरीदिएगा? तख्ती पर गुड्डू लिखा रहेगा तो क्या करिएगा? मुन्ना लिखा रहेगा तो क्या करिएगा? क्या क्या तमाशे करते हैं ये लोग। मतलब कभी तो जोड़ने की बात करो, कितना तोड़ेंगे? इस देश ने आपकी इसी राजनीति को नकार कर 63 कम करके आपको बैसाखियों का सहारा दे दिया है। और मैं कुछ बोलूं इससे पहले इनके खुद के घटक दल क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए। आरजेडी से लेकर आरएलडी तक सब इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं ऐसा कानून वापस होना चाहिए। हम क्या समाज बनाने जा रहे हैं? भगवान ना करे अगर एक्सीडेंट हो जाए और डॉक्टर वहां पर मुसलमान हो तो इलाज कराइएगा कि नहीं कराइएगा? खून अगर मुसलमान से लेना पड़े एक ही व्यक्ति हो तो लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा या मर जाइएगा? मतलब हम क्या समाज बना रहे हैं? हम किन चीजों में पढ़ रहे हैं? इन चीजों में इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे कि आप इस भयावह इकोनॉमिक त्रासदी की, भयावह बेरोजगारी की, भयावह महंगाई की, आर्थिक असमानता की, बढ़ते हुए ऋण की, घटती हुई आय की, खत्म होती खोखली होती बचत की बात मत करिए। इसी में उलझे रहिए। कौन तख्ती लगा रहा है कौन नहीं लगा रहा है ये मत पूछिए कि मेरे बच्चों का एजुकेशन बजट आपकी हिम्मत कैसे हुई 7% काटने की। इसी में उलझे रहिए, कौन तख्ती लगाएगा कौन नहीं लगाएगा। अरे सेब अब्दुल बेचे या अनिल बेचे, सेब मीठा होना चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और मैं एक बात और आपको बता दूं, ये थोड़ी मेरे लिए निजी बात है। ये जाहिल वही लोग हैं जो अयोध्या हारने पर हिंदुओं का बहिष्कार करने की वकालत कर रहे थे, जो कहते थे अयोध्या जाओ तो अपना पानी लेके जाओ, अपना खाना लेके जाओ, अपनी पूजा की सामग्री लेके जाओ। ये हिंदुओं का भी बहिष्कार करते हैं, ये किसी के सगे नहीं है, ये सिर्फ अपनी गंदी राजनीति की रोटियां सेकने का काम करते हैं। ऐसे नफरती चिंटुओं से बचना चाहिए। लेकिन असलियत यह है कि नफरत फैलाने के अलावा बीजेपी को दूसरा कोई काम नहीं आता है, लेकिन लोगों ने इसको नकार दिया है। रोटी महंगी है, कपड़ा महंगा है, शिक्षा महंगी है, बिजली महंगी है, ट्रांसपोर्ट महंगा है, ये खर्च बढ़ते चले जा रहे हैं और विवश है परिवार अपनी भविष्य की जमा पूंजी को खर्चने के लिए। तो बजट आने के जस्ट पहले, और आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगी, आप लोगों से दरख्वास्त करूंगी, आप लोगों से अनुरोध है कि यह सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कुछ स्लाइड्स के माध्यम से आपको यहां पर दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि समझना जरूरी है कि बजट के जस्ट पहले देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल है। और शुरुआत हम उस आपदा से करते हैं जिससे कि यह देश जूझ रहा है, और वो है बेरोजगारी। गुजरात की टूटती हुई रेलिंग और मुंबई में कम पैसा देने वाली एविएशन के लोडिंग सेक्टर की नौकरियां और वहां पर आई लाखों की भीड़ इस सरकार की फिजूल की दलीलों का पर्दाफाश करती है। भयावह बेरोजगारी से हमारा देश जूझ रहा है। आंकड़े आपके सामने हैं, पहली वाली स्लाइड पे जाइए। आर्थिक कुप्रबंधन, नोटबंदी, आधे अधूरे जीएसटी और अकुशल कोविड प्रबंधन के चलते इस इकोनॉमी को 11.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ और 1.5 करोड़ से ऊपर नौकरियां नष्ट हो गईं। मोदी जी के कार्यकाल में यह स्लाइड जरूर देखिएगा, करीब करीब 3 लाख केंद्रीय पीएसयूज की सरकारी नौकरियां नष्ट हुई हैं जो संविदा पर काम करते थे। अगली स्लाइड प्लीज।
जो संविदा पर काम करते थे उनकी संख्या 2013 में 19% थी, वो 2022 में जो लास्ट ऑफिशियल आंकड़ा है बढ़ के 43% हो गई। ये आपदा है हमारे वक्त की, लेकिन अब मोदी जी इतनी लंबी फेंक रहे हैं कि आप लपेट ही नहीं सकते हैं। उन्होंने 8 करोड़ रोजगार दे दिए, किसको दिए, कहां दिए, कहां है ये नौकरियां? क्यों इतना छुपाकर, क्यों इतना ढककर दी गई, किसी को पता ही ना चला? ना नौकरी करने वाले को पता चल रहा है, ना देने वाले को पता चल रहा है। रेलवे का तो बजट अब आता ही नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर ही उस पर बात करती हैं। ये बालासोर की पिक्चर है, 300 से ज्यादा लोग शहीद हो गए थे। फिर जलपाईगुड़ी का हादसा हुआ, कल गोंडा में हादसा हुआ। हर बार मृतकों की एक सूची आती है, हम संवेदना और श्रद्धांजलि का एक शब्द कहते हैं और वो बात लगता है वहीं पर खत्म हो जाती है। तो रेलवे को सुरक्षित बनाने के लिए इस बजट में क्या होगा, आज देश ये जरूर पूछना चाहता है। कंजम्पशन हमारी इकोनॉमी का 2/3 60% हिस्सा है। जो चीजें आप खरीदते हैं, चाहे वो खाने पीने की चीजें हो या अन्य वस्तुएं हो, साबुन, तेल, कंघी, चप्पल इत्यादि। एफएमसीजी जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं, शैम्पू, मंजन, तेल इत्यादि, इसके दाम कम करने के बाद भी इसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है। और डेटा दिखाता है कि अप्रैल और मई में एफएमसीजी की सेल आधी हो गई है, जून में भी यही हाल रहा। सरकार से बात करो तो सरकार के प्रवक्ता टीवी पर आकर कहते हैं कारें बिक रही हैं। 60,000 करोड़ की कार, मोबाइल, एसयूवी बिना बिके पड़ी हुई है, इतनी इन्वेंट्री है। 60,000 करोड़ की अनप्रेसिडेंटेड, हमारी इकोनॉमिक हिस्ट्री में इतनी कभी नहीं थी। तो आपके कार खरीदने वाले भी कार नहीं खरीद पा रहे। ये महंगाई का आलम है और ये कंजम्पशन है, ये इस देश का कंजम्पशन है जो पूरी तरह डेंट हो चुका है। और ये डेटा मेरा अपना नहीं है, ये फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन का डेटा है। 60,000 करोड़ रुपए का इन्वेंट्री बिना बिके पड़ी हुई है। क्रिएशन ऑफ मोनोपोलीज, सेक्टर आफ्टर सेक्टर आफ्टर सेक्टर, दूरसंचार, एयरलाइन, सीमेंट, स्टील, एयरपोर्ट, टायर, हर जगह जो पहले 2-3 लोग हैं उन्होंने पूरा का पूरा मार्केट शेयर कैप्चर किया हुआ है। और मार्केट शेयर कैप्चर करने का मतलब क्या होता है? मार्केट शेयर कैप्चर करने का मतलब होता है कि अगर एक आपके टेलीफोन के दाम और डेटा का बिल बढ़ाएगा तो दूसरा उसके तुरंत बाद बढ़ाएगा, तीसरा उसके बाद बढ़ाएगा। अभी बढ़ा है ना बिल आपका, क्यों बढ़ा है? क्योंकि ये क्रिएशन ऑफ मोनोपोलीज है। ये जो ओलिगार्क्स क्रिएट किए जा रहे हैं सेक्टर आफ्टर सेक्टर में, ये डेटा वो दिखाता है आपको क्या बजट इन मोनोपोलीज को ब्रेक करेगा या हर बार की तरह मोनोपोली को और सुदृढ़ करेगा। आपको क्या लगता है हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा खर्च अपनी किन चीजों पे करना चाहिए? मेरा मानना है शिक्षा पर। हम दुनिया के सबसे युवा राष्ट्र हैं, हमारी 60% आबादी 35 वर्ष से आयु में कम है। हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते थकते नहीं है, लेकिन हम अपने एजुकेशन बजट को 7% इस साल काट देते हैं। हम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो हायर एजुकेशन का बजट है उसको 61% काट देते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। न पढ़ेगा इंडिया न पूछेगा इंडिया। ज्यादा पढ़ लिख लेंगे लोग, वही तो सवाल करेंगे। ज्यादा पढ़ लिख लेंगे लोग तो उन्हीं को तो समझ में आएगा कि कैसे ये सरकार हमारा मूर्ख बना रही है। तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, पढ़ाओ ही मत लोगों को। 7% बजट एजुकेशन का इससे पहले किसी सरकार ने नहीं काटा है। और एक आंकड़ा आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एज अ परसेंटेज ऑफ द ओवरऑल बजट, एजुकेशन बजट को निरंतर घटाने का काम पिछले 10 साल में किया है। यूपीए की सरकार करीब करीब 0.6% आवंटित करती थी, इन्होंने घटाकर 0.4% कर दिया है। कहां इसको 6% ले जाने? इस देश में एक और बहुत बड़ी आपदा है और वो है आर्थिक असमानता। आज हमारे देश में आर्थिक असमानता की जो दर है वो ब्रिटिश राज, ब्रिटिश हुकूमत के वक्त से भी बदतर है। इस देश की 1% आबादी, और अगर आप उस ग्राफ को ध्यान से देखिएगा जो लास्ट वाला ग्राफ है, वो 1% आबादी का इस देश की वेल्थ
40% वेल्थ पर आधिपत्य है और इस देश की आधी आबादी की वेल्थ भी आप क्लियरली देख रहे हैं, जो पहला ग्राफ है। इतना अंतर है, इतनी बड़ी खाई है, इतनी बड़ी आर्थिक असमानता है। इस देश का अमीर और अमीर हो रहा है, इस देश का गरीब और गरीब हो रहा है। क्या बजट इस खाई को पाटने के लिए कुछ करेगा?